नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है 8 की बात का। शुरुआत करते हैं अहम खबर से। आज जयंत चौधरी के साथ विजय रथ पर सवार होंगे अखिलेश। शामली से गाजियाबाद तक अखिलेश जयंत करेंगे जनसंपर्क। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत अखिलेश लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। शामली में खबर यह है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों ही दिग्गज करते हुए दिखाई देंगे। अखिलेश जयंत का पश्चिमी रथ है। शामली से गाजियाबाद तक विजय रथ पर सवार होकर के दोनों ही सियासी धुरंधर निकलेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शामली से गाजियाबाद तक ये जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे अपने पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी, माहौल तैयार किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत और अखिलेश लगातार आप देख रहे हैं कि बेहद ज्यादा एक्टिव हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सपा रालोद का संयुक्त चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। अखिलेश जयंत एक साथ करेंगे रोड शो, ये बड़ी खबर है। शामली से गाजियाबाद दौड़ेगा विजय रथ और सुबह 11 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। ये कहा जा रहा है कि सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत होनी है। शामली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों ही एक साथ बैठ करके करते हुए दिखाई देंगे। तो गठबंधन के लिहाज से आज का दिन अहम है दोनों का। एक साथ होंगे विजय रथ पर सवार। जब आगे बढ़ेंगे, आगे निकलेंगे तो किसको विजय प्राप्त होगी, इस पर भी लगातार निगाहें टिकी हुई हैं। अखिलेश जयंत का पश्चिमी पथ ये है, लगातार वो निकल पड़े हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ को और मजबूत करने के लिए। अधिक से अधिक सीटें जीते, ये लगातार कवायद है और गठबंधन जो किया है वो गठबंधन का फॉर्मूला सफल हो उत्तर प्रदेश में, ये दोनों ही दिग्गजों की कोशिश है। शामली का सियासी गणित क्या है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक तरफ समझिए शामली सदर सीट सबसे हॉट सीट है, यहाँ पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं। आरएलडी से भाजपा को मिल रही है चुनौती। यहाँ पर गन्ने की पैदावार शामली की पहचान है और इसके अलावा शामली में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, तीनों की तीनों बहुत अहम हो जाती है हर पार्टी के लिए। शामली सदर से भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल विधायक हैं और चुनौती लगातार आरएलडी दे रही है। शामली सदर सीट सबसे ज्यादा हॉट है और इसीलिए पूरी कवायद ये की जा रही है कि तीनों की तीनों सीटें गठबंधन किस तरीके से जीते। शुरुआत भी आज आप देख रहे हैं, जो रथ निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो शामली से ही आगे बढ़ेगा। विजय रथ पर सवार होकर के अखिलेश और जयंत एक साथ निकलेंगे शामली से आगे और फिर ये विजय रथ जाएगा गाजियाबाद तक। अखिलेश और जयंत जब भी मीडिया के सामने आते हैं, जब भी आप दोनों को सुनते हैं, बार बार ये कहते हैं, ये दोहराते हैं कि गठबंधन की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में। अब क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? अगर ऐसा होगा तो सबसे बड़ा रोल होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और इसीलिए भी आप देख रहे हैं कि जोर आजमाइश लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। एड़ी चोटी का जोर लगा रही है वहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी। इसके अलावा बीजेपी भी लगातार बढ़ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसको किससे टक्कर मिलेगी, जीत किसकी होगी, अधिकतर सीटों पर किसका कब्जा होगा, इस पर लगातार मंथन हो रहा है। और 10 मार्च वो तारीख है जब पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले तमाम सियासी धुरंधर अलग अलग पार्टियों के किस तरीके से मैदान में निकल पड़े हैं वो भी आप समझिए। सुबह 11 बजे का वक्त है, रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। शामली में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे तो फिर किन किन मुद्दों को एड्रेस करेंगे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, इस पर भी लगातार नजर होगी। चलिए शामली से सनुज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। सनुज, क्या जानकारी आपके पास, कहां पर आप मौजूद हैं? अखिलेश और जयंत का जो विजय रथ है वो यहां से आगे बढ़ने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी होनी है, क्या जानकारी है लेटेस्ट, बताएं। देखिए, शामली के इसी विवाह मंडप से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद यहां से सीधे समाजवादी रथ पर सवार होकर वो यहां से कांदला, एलम, बड़ौद, बागपत होते हुए लोनी की तरफ चले जाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, जहां बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक चुनावी तैयारियों का मिजाज भाप रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2017 में बीजेपी ने एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत पाया था, उसी तरीके से बीजेपी का विजय रथ इस बार भी जारी रहे।
लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है वो लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की नब्ज को टटोल रही है, यहाँ के मतदाताओं के मन की बात भाप रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार गठबंधन यहाँ पर एक बेहतर कमाल करके दिखाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि 2017 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सियासी हवा है वो बदली थी और बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। लेकिन अब 2022 कुछ कमाल करने की ख्वाहिश के साथ ही अखिलेश और जयंत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कमाल वाकई में कर पाएंगे क्या? कमल को मुरझा पाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भाजपा की। भाजपा में लंबी माथापच्ची के बाद लखनऊ की सभी 9 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही सीटों में बड़ा फेरबदल किया गया। इस बार भाजपा ने आशुतोष टंडन और ब्रजेश पाठक की सीटों में तब्दीलियां की हैं, बदलाव किया है। इसके साथ ही मंत्री स्वाति सिंह का इस बार टिकट काट दिया गया, पत्ता साफ है। उनकी जगह ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वही स्वाति सिंह के पति को भी टिकट नहीं दिया गया और दोनों ही पार्टी से टिकट की लगातार मांग कर रहे थे, दावेदारी कर रहे थे। इसके साथ ही बीजेपी ने रीता जोशी के बेटे मयंक जोशी को भी निराश किया है, टिकट नहीं दिया। और इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि स्वाति सिंह भाजपा का दामन छोड़ करके सपा या सपा गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, दामन थाम सकती हैं, क्योंकि सपा ने अभी तक स्वाति सिंह की सरोजनी नगर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। तो वहीं बचरावा से बीजेपी के मौजूदा विधायक राम नरेश रावत का भी टिकट काट दिया गया है और इस बार बचरावा से अपना दल के लक्ष्मीकांत रावत को मौका दिया गया, मैदान में उतारा गया है उम्मीदवार बना करके। लगातार जो पत्ते हैं वो खोले जा रहे हैं। पत्ते खोलने से किसी को खुशी तो किसी को गम हाथ लग रहा है, कोई खुश है बेतहाशा तो किसी को निराशा हाथ लग रही है। तो लखनऊ की सीटों पर एक तरफ जहां दोबारा टिकट पाने वाले विधायक मंत्रियों के आवास पर देर रात से जश्न का माहौल है, आतिशबाजी हो रही है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं वहां पर। दूसरी ओर स्वाति सिंह के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। 2017 में सरोजनी नगर से पहली मर्तबा विधायक और फिर मंत्री बनी स्वाति सिंह का टिकट इस बार काट दिया गया। इससे उनके समर्थकों में निराशा है। देर रात कुछ समर्थक उनके आवास भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी लखनऊ की 9 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जिन लोगों को टिकट मिला उनके घर के बाहर का नज़ारा हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जश्न का माहौल है। देर रात में भी इस समय इन मंत्री हो या विधायक जिनको दोबारा टिकट मिला है उनके घर पर बैंड बाजा बज रहा है, कार्यकर्ता हाथ में गुलदस्ते लेकर आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनका टिकट इस बार पार्टी ने काट दिया है और उन्हीं में से एक नाम है स्वाति सिंह का, जो वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री भी हैं और इनके घर पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। गौतम पल्ली 3 नंबर बंगलो है इनका, जो स्वाति सिंह का है, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। लेकिन इस बार पार्टी ने इनका टिकट काट दिया है और एबीपी गंगा ने पहले ही बताया था कि इस बार स्वाति सिंह का टिकट कटना लगभग तय है। बहरहाल टिकट कटने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। एक तस्वीर हमने वो दिखाई जिनको दोबारा टिकट मिला है और उनके घर के बाहर जश्न का माहौल। लेकिन दूसरी तरफ एक नज़ारा ये भी है जहां स्वाति सिंह के बंगलों के बाहर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी तरह से। जाहिर सी बात है कि मायूसी का माहौल है टिकट न मिलने की वजह से। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। हम पत्ते खुलने के साथ ही किसी के हाथ खुशखबरी लग रही है तो किसी के हाथ में मायूसी इस वक्त है। लखनऊ से मेरे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेश, आज क्या कुछ और अपडेट हमको देखने को मिल सकते हैं? क्या कुछ बड़ा हो सकता है? क्योंकि बार बार खबर ये आ रही है कि स्वाति सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी में जा सकती, इसकी कितनी संभावनाएं हैं? क्या आपको वहां पर पता चल पा रहा है इस वक्त? देखिए, जिस तरह से चीज़ें अभी वर्तमान परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता और जो चर्चा है वो भी इसलिए मजबूत लगती है क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करिए तो लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में 8 पर उसने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। लेकिन सरोजनी नगर वो सीट है जहां पर सपा ने अपना प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं किया है। दूसरी तरफ बात करें अगर स्वाति सिंह की, जो राज्य मंत्री भी हैं, तो उनका टिकट कटना लगभग पहले से तय माना जा रहा था। पहले ये चर्चा चल रही थी कि उनका टिकट कटेगा और उन्हीं के पति जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, दयाशंकर सिंह, ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और हाल ही में जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी में अगर हम देखें तो अहम भूमिका भी निभाई है उन्होंने। इसलिए माना जा रहा था कि स्वाति सिंह का टिकट कटेगा और उनके पति को टिकट मिल जाएगा। लेकिन
इसी बीच में कुछ ऑडियो वायरल होते हैं और कुछ पार्टी की अपनी रणनीति भी है, जिसके बाद में स्वाति सिंह का तो टिकट कटा ही, साथ ही दयाशंकर सिंह को भी वहां से टिकट नहीं दिया गया, बल्कि ईडी से वीआरएस लेने वाले राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर सीट से टिकट दे दिया गया है। ये माना जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि अब दयाशंकर सिंह को उनके क्षेत्र जो बलिया क्षेत्र वहां से टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में स्वाति सिंह जो है कह सकते हैं खाली आते हैं फिलहाल, उनको कहीं से टिकट की ना तो अब कोई उम्मीद बची है ना कुछ। ऐसे में क्योंकि सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले उस सीट को लेकर, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी ये मान रहे थे कि सीट पर ऐसे ही समीकरण बन सकते हैं, शायद इसीलिए सीट को खाली छोड़ा। और दूसरी तरफ सपा का टिकट घोषित ना होने की वजह से स्वाति सिंह के सामने कह सकते हैं एक उम्मीद जरूर है कि शायद सपा में जाकर उन्हें दिखता हो कि उन्हें वहां से मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और बहरहाल चर्चा इस बात की जरूर है कि वो वहां जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो देखिए स्वाति सिंह मीडिया के सामने नहीं आ रही। हमने भी बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई उनसे। बहरहाल देखना होगा कुछ ही देर में, क्योंकि कल देखिए नामांकन का अंतिम दिन है। ऐसे में जो भी चीजें होंगी आज ही वो सब सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगी पूरी पिक्चर। बहरहाल अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट्स को लेकर तो देखिए कई सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, इसीलिए कयासबाजियों का दौर चल पड़ा है। लेकिन स्वाति सिंह क्या ऐसा कोई कदम उठाने जा रही हैं, उठाएंगे, इस पर लगातार नजर रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं बसपा की। आज से मायावती करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। जी हां, आज आगरा में चुनावी जनसभा करेंगी मायावती। कोठी मीना बाजार में मायावती की पहली जनसभा होने जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बसपा की ये जनसभा होगी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी है, आज से मायावती चुनावी दंगल में उतरने जा रही हैं, चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही हैं। आज आगरा में चुनावी जनसभा करेंगी मायावती और खबर यह कि कोठी मीना बाजार में मायावती की पहली जनसभा होनी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही ये बसपा की जनसभा होगी, जहां पर तमाम सियासी दिग्गजों को आपने देखा कब से मैदान में डटे हुए हैं, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। वहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती शुरुआत आज से करने जा रही हैं। आगरा में उनकी पहली चुनावी जनसभा होनी है, जिसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। अब हाथी की पश्चिम हुंकार क्या है, आपको विस्तार से हम समझाते हैं। यूपी चुनाव में मायावती की पहली रैली आज होने जा रही है। आगरा के कोठी मीना बाजार में रैली वो करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, रैली की शुरुआत होगी। और पहले फेज की 58 सीटों पर बसपा की लगातार नजर टिकी हुई है। 16 मुस्लिम, 18 ओबीसी को टिकट दिया गया है। 9 दलित और 15 सवर्ण पर भी बसपा का दाव है। अब इसीलिए लगातार मायावती का धुआंधार प्रचार शुरू होने जा रहा है आज के बाद से। अब देखिए 2 फरवरी आगरा, 3 फरवरी गाजियाबाद, आज से शुरुआत हो रही है आगरा से। उसके बाद 3 फरवरी गाजियाबाद, 5 फरवरी को सहारनपुर में वो दिखाई देंगी। 6 फरवरी को अलीगढ़ में वो चुनावी हुंकार भरेंगी। उसके बाद लगातार उनका जो कारवा है चुनावी प्रचार वाला वो आगे बढ़ता रहेगा। पहले चरण के लिए लगातार प्रचार मायावती करती रहेंगी। अब इसी पर आगरा से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। वीरेश जी, जहां पर तमाम सियासी धुरंधर लंबे वक्त से मैदान में डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, जीत को सुनिश्चित करने के तमाम दावे भी कर रहे हैं, वहां पर आज मायावती आज कर रही है शुरुआत, और शुरुआत करने के लिए आगरा की जगह उनको मुफीद दिखाई देती है। बताइए विस्तार से। जाहिर सी बात है, दलितों की सबसे बड़ी नेता है मायावती, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दलितों की राजधानी कही जाती है उत्तर प्रदेश की आगरा, और आगरा से वो शुरुआत कर रही हैं वर्चुअल की जगह एक्चुअल, पहली बार मैदान में आ रही हैं। और इसका कारण भी है, जब अखिलेश की सरकार बनी थी 2012 में, तब भी 9 से 6 सीटें जीत गई थी बसपा, 9 में से 6। और जब बसपा की सरकार बनी थी 2007 में, तब भी 9 में से 6 सीटें जीती थी। ये सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। ये आज से नहीं, काशीराम के जमाने से बसपा ने जो मूवमेंट शुरू किया था, BS4 का हो, DS4 का हो, उसकी ये सबसे उर्वर भूमि है। और ये आगरा मंडल है वो जाटवों का गढ़ माना जाता है। और 23% जो दलित हैं उसमें से 13 से 15% जाटव हैं, और अकेले वो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, यानी 50% से ज्यादा। और उनकी राजधानी मानी जाती है। एक दिलचस्प वाक्य और भी है
कि जाटवों में सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हद तक 2017 में किया था और इस बार भी जो 2 सुरक्षित सीट हैं ग्रामीण की और कैंट की, उस पर भी जाटो बिरादरी से जो दलित बिरादरी के लोग हैं उनको टिकट दिया गया है। बेबी रानी मौर्य है और जीएस धर्मेश जो मंत्री रहे हैं उनको टिकट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां जाटवों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मायावती आज धरती पर है। और याद करिए 2016 में भी एक बड़ी रैली हुई थी मीनाकोठी बाजार में और वहां भी 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। मायावती जब जब रैली करती रही हैं, जब जब काशीराम ने यहां रैली की है, कभी भी 1 लाख से कम भीड़ नहीं आई है। पूरा शहर जाम हो जाता है और इंतजार करिए जब मायावती 12 बजे के करीब आगरा में आएंगी तो वो दृश्य फिर से दोहराया जाएगा। हालांकि कोविड का प्रोटोकॉल है इसलिए लोगों को कम बुलाया गया है, फिर भी उनके चाहने वालों की संख्या बसपा सबसे ज्यादा मजबूत कहीं है तो वो यहीं पे है। और याद करिए कि जो अभी रावण हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने सुनील चित्तौड़ को तोड़ा है, उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो मायावती के सबसे खास थे और वहां से यहीं से आगरा से राजनीति करते रहे हैं सुनील चित्तौड़, उनको प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी ने बनाया है। तो ये जो गढ़ है जहां मैं खड़ा हूं आगरा, वो सबसे उर्वर भूमि है बसपा के लिए, दलित मूवमेंट के लिए। और नागपुर के बाद आगरा को सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है इस पूरे देश। दलितों की राजधानी के नाम से मशहूर है आगरा। और ये कमाल का कॉन्फिडेंस है मायावती का कि उनको लगता है कि चुनाव के ऐन वक्त में वो उतरेंगी और फिर वही कमाल कर पाएंगे, और वो कमाल करते भी है जैसे कि आपने ही बताया। बहुत शुक्रिया। इस बार क्या वाकई में कोई चमत्कार होता है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोदी का मिशन 473। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा का वर्चुअल प्लान। यूपी उत्तराखंड की 473 सीटों पर पीएम करेंगे वर्चुअल कैंपेन। ये बड़ी जानकारी। आज सुबह 11 बजे पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर पीएम का संबोधन होगा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर यूपी उत्तराखंड में खास तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ अविनाश तिवारी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए 473 का ये मिशन लेकर के अब आगे निकल पड़े प्रधानमंत्री मोदी। आज क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ वो बड़ी बातें कह सकते हैं अपने संबोधन में, वो जरा बताएं। देखिए अगर बात करें तो ये चुनावी मिशन नहीं है प्रधानमंत्री का, बल्कि ये बजट को लेकर देश भर के तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। न सिर्फ यूपी उत्तराखंड बल्कि जितने भी राज्य हैं देश के, उन तमाम सारे राज्यों में बीजेपी ने व्यवस्था की है कि उनके कार्यकर्ता, जो कल बजट पेश हुआ है उसमें किस तरीके से केंद्र सरकार ने तमाम सारे सेक्टर्स को पैसे दिए हैं, तमाम सारे सेक्टर्स के लिए बजट का अवलोकन किया है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये भाषण होगा और वो सिंपल तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से इस बजट से आम लोगों को फायदा होगा और कैसे तमाम सारे उद्योगों में लगे हुए लोग हैं या रोजगार कर रहे हैं उनके लिए किस तरीके से ये समावेशी बजट है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, जिसके बाद पूरे देश भर में बीजेपी ने तैयारी कर रखी है कि प्रधानमंत्री के इस भाषण को पूरे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुनाया जाए, जिससे कि वो बजट को समझ सके। और बीजेपी बजट के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को समझाने के बाद वो इसका प्रचार प्रसार पूरे देश भर में करेगी, जिससे कि तमाम सारे लोगों को बजट की खूबियों के बारे में पता चल सके। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे सुबह तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली माध्यम से बजट की बारीकियों के बारे में बताएंगे और साथ ही ये बजट चौमुखी विकास वाला बजट है, लगातार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। और आज पीएम मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे बजट को लेकर और आत्मनिर्भर भारत को लेकर। इसके साथ ही 473 सीटों पर उनका खास तौर से फोकस होगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के।